हेलो, ओके, चलते हैं आगे. सेकेंड पार्ट ऑफ आरटीपी, दैट इज योर एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द आरटीपी itself. By the way, all these MCQs are already covered in the MCQ textbook that I have given you. 1600 MCQs are covered in my textbook. इसके अंदर कवर हो गया. इन MCQ ये नॉर्मल है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ स्टडी के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 1971, 81, 2001 नहीं. इनकम टैक्स एक्ट वही 1961 का है. चैप्टर्स वही है जो हमने किए. बड़े बड़े सम हमने सॉल्व किए. ये तो ऐसे क्वेश्चन है विच यू शुड बी एबल टू आंसर विदाउट ऑप्शंस. ऑप्शंस आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है. तो अब हम वो सारे के सारे एमसीक्यूज जो इस आरटीपी के अंदर कवर है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे. एक और बात आपको बता दूं जरा प्लीज, अभी एक नया स्टाइल निकाला है इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू पूछने का, इंटीग्रेटेड केस बेस्ड एमसीक्यू. अभी इन्होंने 2 रखे हैं इसमें आरटीपी में. बोथ ऑफ देम आर कवर्ड इन अवर टेक्स्ट बुक. केस बेस्ड एमसीक्यू मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन दैट. सपोजिंगली कोई ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर बड़ा सम सिर्फ 10 मार्क्स का ही बन सकता है. अ सम लाइक मैट या सम लाइक बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब हो गया. इसके ऊपर ना आपका बड़ा सम ही बन सकता है 10 मार्क का. अभी इसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. स्टूडेंट सोचता है इस पे थोड़ी एमसीक्यू आ सकता है. अगर आया भी तो 2 मार्क का थियरी के दिस इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर. थियरी क्वेश्चन आएगा. सम वाला एमसीक्यू तो आए नहीं. सम तो जो छोटे सम होता है ना, खाली उसके ही एमसीक्यू बन सकते हैं. बड़े सम का एमसीक्यू कैसे बनेगा 1 मार्क का? तो इंस्टीट्यूट ने दिमाग चलाया. इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा का बड़ा सम अपने टेक्स्ट बुक का ही एक सम यहां पे डाल दिया. एंड व्हेन वी सॉल्व द सम वी सॉल्व एवरी एंट्री. इसका क्या ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट. उन्होंने उस सब को एमसीक्यू बना दिया. मतलब एक बड़े 10 मार्क के सम का 5 एमसीक्यू. दे फर्स्ट गिव यू फुल स्टोरी एंड ऑन दैट स्टोरी दे आर आस्किंग यू 5 एमसीक्यूज व्हिच इज एज गुड एज सॉल्विंग द फुल सम फॉर 10 मार्क्स. दोस 5 एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू द स्टोरी. दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड केस बेस्ड एमसीक्यू. एक पूरी स्टोरी और उस स्टोरी को पढ़ के आप 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के सॉल्व करोगे. उसमें से कोई 1 मार्क का भी हो सकता है, किसी में ज्यादा मेहनत है तो 2 मार्क का भी हो सकता है. मतलब एक बड़े से सम को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया. दैट्स द ब्रेन इंस्टीट्यूट हैज यूज्ड. उसमें पहले दोनों क्वेश्चन हमारे वही है. लेट्स सी, वी विल ऑल्सो डिस्कस द प्रोविजन, क्योंकि जिसको प्रोविजन पता है उसका एमसीक्यू तो मरते दम तक राइट ही रहने वाला है. लेट्स सी. A business trust registered under SEBI Real Estate Investment Trust Regulation gives the particulars of income for previous year 1920. Interest income from Z Limited 10 lakh rupees दिया. Dividend income from Z Limited 5 lakh rupees. Short term capital gain on sale of listed shares STT paid both at the time of purchase and sale 4 lakh. Short term capital gain on sale of developmental properties 8 lakh. Interest received from investment in unlisted debentures of real estate companies 1 lakh. Rental income from directly owned real estate 20 lakh. Z Limited is an Indian company in which the business trust holds 100% SPV. 100% SPV. जैसे ही SPV हुआ, पहली बात तो बिजनेस ट्रस्ट का इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट, रेंटल इनकम ऑफ तो एग्जेम्प्ट ही होता है, डिविडेंड इनकम भी एग्जेम्प्ट, लेकिन 100% SPV में DDT भी एग्जेम्प्ट. ये सब प्रोविजन मालूम होना चाहिए. सो लिसन. डिविडेंड इनकम वैसे तो DDT होता है, मगर 100% SPV तो DDT का कंप्लीट एग्जेम्प्शन. इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी एंड रेंट बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट यूनिट होल्डर्स विल पे टैक्स एंड ऑल अदर इनकम्स बिजनेस ट्रस्ट विल ओनली पे टैक्स. टेक बेनिफिट ऑफ 111 है 112 एंड बाकी सब मैक्सिमम मार्जिनल रेट. कुछ याद आया? अज्यूम दैट बिजनेस ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर 48. चेक कर लेते हैं एक बार. 10, 5, 15, 19, 27, 28, 48 लैक्स. करेक्ट है. बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम कितनी है? 48 लाख. एंड बिजनेस ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर अमाउंट. मतलब कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है. अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यूनिट होल्डर को 2 इनकम पे टैक्स भरना है. कौन सा? 10 लाख रुपीस इंटरेस्ट इनकम एंड 20 लाख रुपीस रेंटल इनकम, बिकॉज दीज आर द ओनली 2 इनकम्स ऑन विच बिजनेस ट्रस्ट डज नॉट पे टैक्स. एंड डिविडेंड इनकम यहां पे एग्जेम्प्ट रहेगी क्योंकि 100% एसपीवी. दैट मींस कैन आई से 30 लाख रुपीस इंटरेस्ट एंड रेंटल टुगेदर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स. Mr. X is a resident unit holder holding 100 units and Y is a non-resident unit holder holding 500 units. And the total number is 5000. मतलब कहना ही से 5000 टोटल यूनिट्स है. वो 5000 में से Y जो नॉन रेसिडेंट है, he is holding 500 आउट ऑफ 5000. दैट इज सारी इनकम का 10% उसको मिलेगा. यानी यहां से 1 लाख मिलेगा, यहां से 2 लाख मिलेगा, यानी उसकी तो टैक्सेबल इनकम 3 लाख हमने कंप्यूट भी कर दी. और अगर हम एक्स की बात करें जो रेसिडेंट है, ही इज होल्डिंग 100 आई थिंक आउट ऑफ 5000. दैट कम्स टू 2%. इज इट? दैट मीन्स यहां से उसको कुछ 20,000 रुपया और यहां से उसको कुछ
40,000 रुपया, ऐसा ही कुछ, उसको 2% आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतना पैसा उसको मिलेगा। यस और नो, बिकॉज एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये था स्टोरी। अब आएंगे क्वेश्चन। अगर हमने स्टोरी समझ ली, अगर हमने उसके प्रोविजन को याद कर लिया, तो केक वो होएगा। देखना, अब देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चन। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम, कैन आई से एसपीवी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेस ट्रस्ट टू द यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। ये किसके लिए टैक्सेबल होता है? इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी। यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्स होता है, वो तो याद हो गया। नो टैक्स इज डिडक्टिबल, रॉन्ग आंसर, क्योंकि टीडीएस आएगा। रेसिडेंट के लिए एट एप्लीकेबल रेट्स, नॉन रेसिडेंट का तो, रेसिडेंट के लिए एट 10%, रेसिडेंट के लिए टीडीएस इज ऑलवेज 10%, नॉन रेसिडेंट के लिए इट विल बी एट एप्लीकेबल रेट्स विच इज 5% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। कुछ याद आया? क्योंकि अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो सरचार्ज तो आएगा नहीं, एचईसी आएगा, सिर्फ 5.2 बनेगा। लेट्स सी, टैक्स इज डिडक्टिबल एट 5% ऑन 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर एक्स। रॉन्ग है, एक्स का टीडीएस 10% है, रेसिडेंट का 10% हमको मालूम है, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड, टैक्स इज डिडक्टिबल एट 10% ऑन 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स, तो इन्होंने अमाउंट्स करके दे दी हमको, and 5.2 on 1 lakh distributed to y. I think this is the right answer. Once you remember the provision, then everything is yes or no. Next, in respect of short term capital gain, 4 lakh on sale of listed shares on Indian companies and 8 lakh on developmental properties. देखो listed shares Indian companies STT पे दोनों टाइम पे, that means can I say 1118 के हिसाब से 15% प्लस HEC करेगा 4%, तो इफेक्टिव रेट 15.6 हो जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज है, ये तो जाएगा एमएमआर पे। एंड व्हाट इज एमएमआर इन द करंट ईयर? 42.744। याद आया? यस और नो? देखते हैं। बिजनेस ट्रस्ट इज लायबल टू पे टैक्स एट 15.6 एंड 31.2, रॉन्ग आंसर। दोनों के ऊपर 42.744, रॉन्ग आंसर। एंजॉयज पास थ्रू, नॉनसेंस, बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स भरना है इन दोनों के ऊपर, खाली इंटरेस्ट इनकम एंड रेंट के ऊपर पास थ्रू। ऑटोमेटिकली डी राइट है, मगर चेक कर लेते हैं। 15.6 and 42.744 respectively. Elimination theory. Understand the elimination theory. The dividend component of Z Limited distributed to unit holders. Listen, पूरा का पूरा टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन है, 100% एसपीवी नो। देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, रॉन्ग, क्योंकि डीडीटी एग्जेम्पशन है। एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कॉन्सिक्वेंटली टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर, रॉन्ग, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट फॉर डीडीटी इन द हैंड्स ऑफ जेड लिमिटेड, हैंस टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, रॉन्ग। एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड नॉट टैक्सेबल फॉर बोथ, करेक्ट और नो? एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, ये सब आपके लिए कुछ है ही नहीं, कॉमेडी चल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स, इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा? इज दिस एसपीवी? नो, बिजनेस ट्रस्ट भरेगा, वो भी एट 42.744। दैट मींस बिजनेस ट्रस्ट 42.744 एंड यूनिट होल्डर के लिए इट विल बी एग्जेम्प्ट। टैक्स इन यूनिट होल्डर, wrong. Business trust 31.2, wrong. Business trust has 42.744, right. Tax at average rate, wrong. तो obviously ये हमारा right answer. And last, the rental component of income from real estate would be received by the business trust and distributed to unit holders X and Y. Rental income business trust के लिए exempt, unit holder के लिए taxable, इसमें कोई special rate नहीं है, दोनों के लिए normal rate। रेसिडेंट का टीडीएस 10% एंड नॉन रेसिडेंट का एप्लीकेबल रेट। अब देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, रॉन्ग, बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट। टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगेन रॉन्ग, रेट कोई भी होने दो, 31.2 तो थ्रू आउट रॉन्ग ही है। टैक्स इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एक्स एट 10% एंड वाई एट रेट से इनफोर्स, सच टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड, रॉन्ग, रॉन्ग। टीडीएस एक्स का 10%, देखो वाई का इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट राइट दिया है, रेट्स भी राइट दिया, टीडीएस भी राइट दिया। एक्स के लिए भी टीडीएस राइट है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स 10 नहीं है। रेट ऑफ टैक्स दोनों के लिए नॉर्मल है, एक्स का सिर्फ टीडीएस 10 होगा एंड वाई का नॉर्मल रेट्स, एप्लीकेबल रेट्स। सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एक्स एंड वाई, बिजनेस ट्रस्ट हैज टू डिडक्ट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स एंड द रेट्स इन फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू वाई। हैव यू अंडरस्टूड? इफ यू हैव गॉट लिटिल एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट प्रोविजन, यू विल डेफिनेटली गो रॉन्ग हियर, अगर थोड़ा सा भी आपको प्रोविजन के अंदर डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अगेन इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, पेनल्टीज के चैप्टर के अंदर है, 5 क्वेश्चन इसमें दिया। MNO is a firm liable to tax at 30%, following are the particulars furnished for AY 2021 as per return of income 40 lakh, as determined in intimation 50 lakh, स्क्रूटिनी में 65, रीअसेसमेंट में 85। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो टोटली इररिलेवेंट है, आपके प्रोविजन सब क्लियर होने चाहिए। इंटीमेशन में जो मिस्टेक होती है वो कभी काउंट नहीं होती है रिटर्न के अंदर। सो असेसी ने कितना दिखाया 50,
स्क्रूटिनी में कितना हुआ 65 एंड रीअसेसमेंट में कितना हुआ 85. आर वी क्लियर? दैट मींस यहां से यहां पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 15 लाख, यहां से यहां पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 20 लाख. Next, and a resident individual age 58 years and partner of above firm has not furnished return of income for AY 2021. However, assessed income under section 144, can I say best judgment is 15 लाख. मतलब फर्म भी चोर, उसका पार्टनर भी चोर. ये स्टोरी है बॉस, स्टोरी है. अब क्वेश्चन शुरू. क्वेश्चन बाय द वे ये आपके ऑप्शन नहीं है बॉस, ये भी क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है एंड यू हैव टू चूज बिटवीन दिस ऑप्शन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो ऑप्शन आपको यहां पे चूज करना है, स्टोरी समझते हैं. एमएनओ हैज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम सिंस, इसमें से कौन से दो करेक्ट है वो आपको चूज करना है. तीनों भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है ना. वाई? इनकम डिटरमाइन अंडर इंटीमेशन एक्सीड्स योर, इनकम अंडर इंटीमेशन एक्सीड्स योर. आपको पता है पेनल्टी के लिए रिटर्न टोटली इनवैलिड है, हमने कैंसिल भी कर दिया है. यहां से यहां एंड यहां से यहां पेनल्टी आएगा, लेकिन पहला वाला डेफिनेटली रॉन्ग है. अब क्या ना, आपको थोड़ी अक्कल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं थोड़ी. अगर फर्स्ट डेफिनेटली रॉन्ग है तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, वैसे भी 2 ही, ये 3 अपना करेक्ट आंसर 2 and 3. मगर कंफर्म कर लेते हैं. एक्चुअली नहीं करोगे तो चलेगा, एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका है. 1 इज रॉन्ग तो 1 जहां जहां है वो सारे के सारे रॉन्ग हो. देखते हैं. इनकम अंडर स्क्रूटिनी इज मोर देन इंटीमेशन and income under reassessment is more than scrutiny. Both are correct. That means can I say C will become your correct answer. Have you understood now? Second, Mr. N is deemed to have underreported his income since. देखते हैं फिर एक बार. He is a partner of a firm which has underreported income. क्या अगर फर्म का underreported income है तो ऑटोमेटिकली पार्टनर लायबल है? नहीं. Can I say this is wrong? Again, the moment this is wrong, ये गया, ये गया, ये गया. चेक कर लेते हैं. Not file return and income exceeds basic exemption. इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन, यू डोंट फाइल रिटर्न, अंडर रिपोर्टिंग वहां पे हुई है. हैव यू अंडरस्टूड? थर्ड, assume that under reporting is not misreporting. That means can I say 50% penalty and none of the additions or disallowance qualifies under यही misreporting ही है ये. Then MNO का penalty at the time of assessment, मतलब MNO का penalty यहां पे पूछ रहा है बॉस, यहां पे पूछ रहा है, यहां पे at the time of assessment क्या penalty होगा. First step, under reported income, have we calculated that? सेकेंड स्टेप, अंडर रिपोर्टेड टैक्स. देखो आप वैसे 15 लाख पे डायरेक्ट कर सकते हो बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे. सो कैलकुलेट टैक्स ऑन 65 लाख, कैलकुलेट टैक्स ऑन 50 लाख. 65 इंटू 30% प्लस सेस, 50 लाख इंटू 30% प्लस सेस. आई थिंक यू आर गेटिंग 4,68,000. 4,68,000 मिला और हम लोग हाफ करेंगे. हाफ क्यों करेंगे? क्योंकि इट इज नॉट मिस रिपोर्टिंग. 234 बिकम्स योर आंसर. ऐसे सम्स हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, या आपके लिए एडिशनल एडवांटेज. Assuming that the underreporting is on account of misreporting, that means can I say 200%? 200%. Then penalty at the time of reassessment कितना होगा? Reassessment मतलब इस बार यहां पे पूछ रहा है, यहां से यहां पे क्या पेनल्टी होगा? अंडर रिपोर्टेड इनकम 20 लाख. अंडर रिपोर्टेड टैक्स कैसे करेंगे? वंस अगेन वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन 85 लाख एंड वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन 65 लाख. दोनों का डिफरेंस हमारा अंडर रिपोर्टेड टैक्स है. देखो यहां तक तो अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग सेम होती है. सो व्हाट इज योर अंडर रिपोर्टेड टैक्स? इज इट 6,24,000? चेक कर लिया. 30.9 दोनों के ऊपर डिफरेंस करना है. और मिस रिपोर्टिंग है इसलिए डबल. अंडर रिपोर्टिंग होता तो हाफ, मिस रिपोर्टिंग है इसलिए डबल. 624 इंटू 2, 1248 becomes your answer. 1248 becomes your answer. Have you understood? एंड ये जो लास्ट वाला एमसीक्यू है, इसके बारे में मैं आपको पेनल्टी पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार वॉर्न किया था. बी प्रिपेयर्ड, आपको आईसीएआई यहां पे उल्लू बनाएगा और उन्होंने इसको एमसीक्यू में डाला है, आरटीपी में तो डाला है, एग्जाम का पता नहीं. Assuming that the under reporting of income is on account of misreporting, the under reported income of N and the penalty leviable would be how much? Misreporting है मतलब 200, मगर हमको under reported tax करना पड़ेगा और उसके पहले under reported income, M का assessed income कितना है? N का 15 लाख. तो under reported income कितना? No please. No please. Under reported income will be your assessed income minus basic exemption. टैक्स वैसे ही कैलकुलेट होगा. टैक्स पूरे 15 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा. 15 लाख के ऊपर टैक्स कितना आता है? 10 लाख तक 58 ईयर्स है, सो 1,12,500 एंड देन 5 लाख का 30% 1.5 लाख, दैट इज 272,500 प्लस सेस. This is not on account of misreporting, no?
200 नहीं होगा, 50 होगा, प्लस सेस 5 lakh into 30% plus 1,12,500 into 1.04, that is 2,73,000 is your underreported tax, divide by 2, 136,500, this will become your answer. अगर आप टैक्स कैलकुलेट कर भी रहे हो तो वो पूरी 15 पे होगी, मगर असेस्ड इनकम का जो ये जो डेफिनेशन है अंडर रिपोर्टेड इनकम का, दैट इज असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन. सो हाई चांसेस ये है कि स्टूडेंट ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया ये सोच के कि पूरा 15 लाख अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन डेफिनेशन वो नहीं है. एंड आई ऑलरेडी वार्नड व्हाइल टीचिंग इन क्लास ऑल्सो दैट इंस्टीट्यूट कैन प्ले विथ यू हियर, वेल दे जस्ट डिड इट. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. आर वी क्लियर? ये है इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू. आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब ये इंडिविजुअल एमसीक्यू है. मिस्टर संजय, अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेड ब्रोकरेज ऑफ 40 lakh on 5th January 2020 to buy a residential house, and father Mr. Hari, a retired pensioner, makes contract payment of 15 lakh, 25 lakh and 12 lakh on these 3 dates respectively for reconstruction of residential house. With respect to the above payments made by Mr. Sanjay and Mr. Hari, which of the following statements is correct? Neither Sanjay nor Hari required to deduct tax at source since they are not subject to tax audit on account of being salaried individual and pensioner. Commission and brokerage के ऊपर TDS has to be deducted. Individual HUF only if covered under tax audit last year. इसलिए दोनों को TDS नहीं काटना है. नया सेक्शन आया है 194M from 1st September. Individual HUF not having tax audit last year. Still अगर पर्सनल पेमेंट हो रहा है, स्टिल अगर 50 लाख से ज्यादा हो रहा है तो 5% TDS आएगा. कुछ याद आया? दैट मीन्स पहला ऑप्शन रॉन्ग. 50 लाख से ज्यादा मतलब रूल क्या है फाइनली? संजय डज नॉट हैव टू डिडक्ट एंड फादर हरी हैज टू डिडक्ट. अब खाली सर्च कर लो कौन सा आंसर राइट है. बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, रॉन्ग. संजय रिक्वायर्ड टू डिडक्ट बट हरी नॉट रिक्वायर्ड, रॉन्ग. ऑटोमेटिकली राइट हो गया. हरी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट बट संजय नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट. समझा क्या? प्रोविजन मालूम होना चाहिए, प्रोविजन. Mr. Rajesh and Mr. Brijesh, resident individual, received 12 lakh each on 31st March 2020 on maturity of life insurance policy taken on 31st March 12. मतलब राजेश ने कब लिया? 31st March 12 एंड ब्रिजेश ने कब लिया? 1st April 2012. दैट मीन्स जब राजेश ने लिया तब लिमिट इसका 20% ऑफ सम अश्योर्ड था एंड ब्रिजेश ने लिया तब 10% था. रिमेंबर 12-13 से लिमिट चेंज हुआ. The sum assured was 10 lakh and they had paid premium of 1.10. प्रीमियम 10% से तो ज्यादा है मगर 20% के लिमिट में. मतलब एक बात तो पक्का है, राजेश के लिए तो ये एग्जेम्प्ट हो गया. ब्रिजेश के लिए इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. ब्रिजेश के लिए बिकॉज इट इज एक्सीडिंग 10%. तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोनों को क्या लिमिट लगेगा. राजेश को 20% बिकॉज अप टू 11-12 एंड ब्रिजेश को 10% बिकॉज फ्रॉम 12-13. सो राजेश का विद इन लिमिट है इसलिए एग्जेम्प्ट है. कुछ भी अमाउंट होगा एग्जेम्प्ट होगा. ब्रिजेश के लिए इट विल बी taxable. Are provisions of TDS attracted on maturity proceeds of Rajesh and Brijesh? राजेश का तो पक्का नहीं आएगा. जहां पे भी राजेश का TDS बोला है वो तो आंसर रॉन्ग है. और अगर ब्रिजेश का आएगा तो देख लेते हैं. यू शुड नो दैट देयर इज एन अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस. अब हम लोग रिसीव्ड अमाउंट जो है ना 10 लाख जो 12 लाख इनको मिला उसके ऊपर TDS नहीं, पहले उसके ऊपर 1% होता था. अब रेट ऑफ TDS 5% हो गया ऑन द टैक्सेबल अमाउंट देयर अंडर, ऑन द टैक्सेबल. तो हमको जो 12 लाख मिला है राजेश का तो TDS आएगा ही नहीं. ब्रिजेश ने जो 12 लाख रिसीव किया है उसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट द डिडक्शन. ब्रिजेश ने कितने साल तक प्रीमियम भरा? 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. That means can I say 8 premiums he must have paid? That means can I say 12 minus 8.8 his taxable amount is only 3.2 और आपको इस 3.2 का 5% TDS आएगा. वॉट एवर यू रिसीव माइनस वॉट एवर यू हैव पेड दैट अमाउंट इज योर टैक्सेबल अमाउंट और उसके ऊपर 5%. पहले डायरेक्ट ना इसके ऊपर ही 1% TDS होता था इसके ऊपर. अब हमने बोल दिया ऑन द अमाउंट टैक्सेबल मींस इसके ऊपर आएगा और वो 5% आएगा. लेट्स सी अब आंसर कौन सा. हमारा प्रोविजन हो गया. अब आंसर तो चूज करना पड़ेगा ना. यस TDS इज डिडक्टिबल फॉर बोथ, रॉन्ग. नो TDS इज नॉट डिडक्टिबल सोर्स ऑन बोथ, रॉन्ग. No tax is deductible for Rajesh, right. Tax is deductible on maturity received by Brijesh and TDS is 12,000. देख लो 3.2 का 5% 12,000, रॉन्ग. इन्होंने इसका 1% जो ओल्ड लॉ है ना उसके हिसाब से दिया, रॉन्ग. अभी क्या रूल है? फ्रॉम 1st September 19. ये देखो 31st March 20 है. अगर ये क्वेश्चन आपको 1st April 19 का पूछे तो आपका आंसर सी राइट होगा. रिमेंबर अमेंडमेंट हैज कम फ्रॉम 1st September. लेकिन अब आंसर ये है. ब्रिजेश का TDS 16,000
rupees. So instead of gross amount into 1%, it has become taxable amount into 5%. A incorporation and B incorporation incorporated country A and country B respectively, whose places of effective management also in the said countries are in the operation of ship. मतलब A ship में can I say A का 7.5 and aircraft यानी B के लिए it is going to be 5%. Presumptive taxation, yes or no? देखते हैं कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा. रिमेंबर अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनीज, अगर पेमेंट इंडिया में है या जर्नी इंडिया में स्टार्ट होता है, दोनों में से कुछ भी हुआ तो वो अमाउंट इंक्लूड होगा. अमाउंट पेड और पेएबल इन मुंबई, ऑब्वियसली इसके लिए शिपिंग होगा, इसके लिए एयरक्राफ्ट, कैन आई से दोनों इंक्लूड होगा. अमाउंट पेएबल इन दैट कंट्री बट शिपिंग हैज बीन डन फ्रॉम मुंबई, तो स्टार्ट ऑफ जर्नी है, इंक्लूड होगा. अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, भाड़ में गया शिपिंग, इंक्लूड होगा. Amount received in that country and shipped also in that country, only this amount will be excluded. And profit pertaining as per Indian operations, इससे कोई मतलब नहीं है, because we know that we have to include these things. Then means can I say ये हो गया आपका 32 and ये हो गया आपका 27. 32 का 7.5% and 27 का 5%. I think आपको ये आंसर आप चेक कर लेना. C is going to be your answer. This is how presumptive taxation works. Next, Kaveri Limited, an Indian company in which Andis Incorporation, a country A company, holds 30% shareholding and voting power. During the previous year 16-17, the Indian company supplied computers to the country A based company at country A का जो भी डॉलर होगा at 2200 per piece. The price of computer supplied to other unrelated parties is 2500. मतलब कहना इसे 300 रुपया पर पीस अपना ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट होगा. During the course of assessment proceedings relating to AY 17-18, the AO carried out primary adjustment of 138 lakh. Amount दे दिया, being difference between actual and computed price of 500 pieces. I wonder how 500 into 300 is coming to 138 lakhs, but ठीक है, उन्होंने अपने को अमाउंट दे दिया, हम कुछ कर नहीं सकते. And it was duly accepted by the assessee. The assessing officer passed the order on 1st September. On account of this adjustment, excess money 138 lakh is still with Andis. मतलब हमने अब तक उसको repatriate नहीं किया. What will be the effect of this transaction while computing income of Kaveri Limited for the AY 2021, assuming that Kaveri Limited has declared income of 220 lakhs? एक्सेस मनी आज भी हमने रिपैट्रिएट नहीं किया, मतलब 90 डेज खत्म हो गया. देखो, जब असेसिंग ऑफिसर करता है और हम एक्सेप्ट कर देते हैं, दैट मींस कहना इसे ऑर्डर डेट से 90 डेज के अंदर रिपैट्रिएट करना है. और अगर हम नहीं करेंगे तो यहां से ही हमारा इंटरेस्ट चालू हो जाएगा जब तक हम वो वन टाइम टैक्स नहीं भर देते. एंड कावेरी लिमिटेड हैज नॉट ऑप्टेड टू पे एक्स्ट्रा टैक्स. मतलब हमको प्रीवियस ईयर 1920 के 90 डेज में नहीं पे किया, तो हमको जुलाई से लगाकर 31 मार्च तक का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट करना है. जब तक रिपैट्रिएशन नहीं होगा या वन टाइम टैक्स नहीं होगा तब तक वो इंटरेस्ट चलता रहेगा, मगर हमको एज ऑफ नाउ खाली इतना ही करना है, इतना ही करना. द रेट ऑफ एक्सचेंज इज 1 CAD इक्वल टू 92. अच्छा, ये करेंसी अकाउंट ये CAD में था, तो ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया होगा. 300 इंटू 92 इंटू 500 पीसेस, प्रोबेबली वो वैसे वो आंसर 138 लैक्स आया है. और ये ट्रांजैक्शन लाइबोर में हुआ है. लाइबोर ऑन 30 सितंबर इज 10%. 6 मंथ है, लाइबोर है, 30 सितंबर है, 10 है. दैट मींस कहना इसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट +3 हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, अवर कैलकुलेशन विल बी 138 लैक्स इंटू 13% इंटू 9 मंथ्स, क्योंकि इसी साल का करना है हमको. चेक कर लो अब आपका इंटरेस्ट कौन सा, कितना अमाउंट आ रहा है, चेक कर लो. आई थिंक यू विल बी गेटिंग 13.455 एज योर आंसर. सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन नॉन रिपैट्रिएशन जो आपकी इनकम में ऐड होगा. इसके ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पे बना के दिया. नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट फंड्स इनकम फॉर AY 2021 कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. बिजनेस इनकम 5 करोड़. कौन टैक्स भरता है? इन्वेस्टमेंट फंड. कैपिटल लॉस 3 करोड़. कैपिटल लॉस ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन, तो एडजस्ट तो नहीं होगा. कैरी फॉरवर्ड. और अब कौन करेगा कैरी फॉरवर्ड? यूनिट होल्डर. ऑल यूनिट होल्डर्स हैव हेल्ड द यूनिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स. सो अब हमको समझ में आ गया, 5 करोड़ बिजनेस, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स भरेगा एंड 3 करोड़ यूनिट होल्डर को पास थ्रू देंगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. इन्वेस्टमेंट फंड का पूरा लॉस ट्रीटमेंट हैज चेंज दिस ईयर. Business income of 5 crore taxable in the hands of investment fund. Capital loss carried forward by the fund. Wrong. Unit holder करेगा. Business income taxable in the hands of unit holder. आगे पढ़ने का ही नहीं. Wrong. Business income 5 crore taxable in the hands of investment fund. Capital loss of 3 crore cannot be carried forward by both. Wrong. तो ऑटोमेटिकली चौथा ही राइट है, मगर देख लेते हैं. 5 crore taxable for investment fund. 3 crore will be taxable carried forward capital loss by the unit holder. समझा क्या?
एंड लास्ट ये वो सरचार्ज वाले के ऊपर, कैपिटल गेन सरचार्ज। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 आकाश हैज गॉट 80 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 90 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, एंड बिजनेस इनकम 70 लाख एंड बिजनेस इनकम 90 लाख। टोटल कितना हुआ ब्रो? 2.4 करोड़ हुआ ना, मोर देन 2 करोड़, 25%। वेट, एक बार इसको कट के देख, इन दोनों को निकाल के देख। हैव यू एक्सीडेड 2 करोड़? नो, दैट मींस यू हैव एक्सीडेड 2 करोड़ ओनली बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन। एंड इफ यू एक्सीड 2 करोड़ रुपीज ओनली बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन, तो पूरे के ऊपर 15%, ये आपका आंसर। अब देख लेते हैं। सरचार्ज है 25% ऑन द इनकम ऑफ 2.4 सिंस टोटल एक्सीड्स 2 करोड़। रॉन्ग, कैपिटल गेन पे तो वैसे भी कभी नहीं आने वाला है, और यहां पे तो पूरे पे 15 है। सरचार्ज एट 15% ऑन द पूरा, यही करेक्ट आंसर है। बाकी दोनों पढ़ना है तो पढ़ लेना, तो कोई बात नहीं। दैट फिनिशेस अवर एमसीक्यू क्वेश्चंस इन अवर आरटीपी लेक्चर। ये इस बार मैंने एमसीक्यूज जो नॉर्मली मेरे आरटीपी के लेक्चर जब भी होते हैं मेरे, उसमें मैं एमसीक्यू खाली बता देता हूँ, ये चैप्टर का है, वो चैप्टर का है, लेकिन मैं कभी इतना सॉल्व नहीं करवाता हूँ। दिस इज समथिंग दैट है, फालतू बैठे कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो करो, आप भी मजा करो, मैं भी मजा करता हूँ। वी सॉल्व दिस। मगर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपको प्रोविजंस एकदम परफेक्ट आने चाहिए, अपने आप आंसर आएगा। यू विल नॉट इवन रियलाइज, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, देन एमसीक्यू डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे, एंड लास्ट पार्ट ऑफ द आरटीपी विल बी योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम आरटीपी।